दोस्तों, आज समय सामयिक के अनुसार इस समय जो सबसे बड़ी बात जो हिंदुस्तान और इसके आसपास चल रही है, इज इंडिया स्टेबल नाउ। हिंदुस्तान के आसपास जितने पड़ोसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो जियोपॉलिटिक्स दुनिया की कहती है, उसके अनुसार हिंदुस्तान क्या इस समय स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो हम को कितना सावधान रहना चाहिए, ये बात करेंगे। दुनिया एक गांव है। एक जो कंसेप्ट बार बार हम कहते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यो 1990 का जो दशक आया और उस दशक में नई चीज़ें आई, और विशेष तौर से इंटरनेट ने दुनिया को कम्युनिकेशन के हिसाब से जोड़ दिया। संदेश जल्दी जाने लगे और सर्विसेज और कमोडिटी का फ्लो, इवन कैपिटल का फ्लो दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, और आर्थिक रूप से विशेष तौर से दुनिया आज ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो एक जगह में आर्थिक संकट हैं, वो दूसरे जगह को प्रभावित करने लग जाते हैं। जैसे इस समय यूएस है, यूएस में ट्रंप का एक, जिसको आप कहेंगे टैरिफ वॉर, दुनिया के ऊपर कभी किसी पे 50%, कभी किसी पे 250%, और रोज़ाना नया आ रही है चीज़ें। इसका असर कहाँ यूएसए है और कहाँ हमारा इंडिया है, सीधा सीधा असर आता है चीज़ों के ऊपर, और बार बार नई चीज़ आ गई है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में अब ये कंसेप्ट दोबारा से आने लग गई है, स्वावलंबी बनो, स्वदेशी का बोर्ड लगाओ, इस तरह की बातें। अब अमेरिका ने लेटेस्ट ये आया कि हिंदुस्तान एक नशा बेचने वाला देश आया है, यानी जो कुछ मन में आया वही बोल देते हैं। एक दो तीन जगह बड़ा लाइव इस समय युद्ध चल रहा है, जैसे इजराइल का फिलिस्तीन का, रूस का यूक्रेन का, बीच बीच में और चीज़ें भी हो जाती है। हमारा भी छोटी सी झड़प हो गई थी कश्मीर की, जो झड़प हुई पाकिस्तान के साथ अभी, ये इस बात को भी हमको नज़र में रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान का जो बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है वो ये है कश्मीर वाली, ये, और यही एक रूट है यहाँ इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हिंदुस्तान का सेंट्रल एशिया से रास्ता रुका पड़ा हुआ है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक बाधा नहीं है, ये एक आर्थिक प्रतिबंध भी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनसे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, जैसे यूएनओ है, उसके साथ सब जुड़े हुए हैं। और अब क्योंकि यूएनओ का रोल धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, इसलिए क्षेत्रीय जो संगठन हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। नेटो दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये उन देशों को जो यूएसए के साथ जुड़े हुए हैं उनको मिलिट्री सपोर्ट दी जाती है, और एक देश पे आक्रमण पूरे नेटो कंट्रीज़ के ऊपर आक्रमण माना जाता है। यहाँ फिर मैं, क्योंकि हमारा फोकस है इंडिया के ऊपर आज बात करने का, तो तीन चार जो चीज़ें फिर मैं नक्शे के ऊपर लेके आता हूँ आपको। इंडिया अभी जो झड़प हुई यहाँ पर कश्मीर, यानी पाकिस्तान के साथ हमारा जब से हम सेपरेट हुए तब से ही
48 में, 65 में, 71 में, कारगिल 98 में, और अभी लेटेस्ट 1-2 झड़प हो गई। ये रहेगी क्योंकि बंटवारा ही ठीक नहीं, आर्टिफिशियल है। जैसे सिंधु नदी है हमारे थार डेजर्ट के बिल्कुल पैरेलल जाती है, हमको पानी की ज़रूरत है, यहाँ दिक्कतें आती। दूसरा, पाकिस्तान इज ए क्रिएशन ऑफ यूएसए। जियो पॉलिटिक्स में ये बात बताई जाती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिसोर्स है वो इसकी लोकेशन है। अमेरिका सेंट्रल एशिया के ऊपर और साउथ एशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर अगर कहीं अपना दबदबा और कंट्रोल रखना चाहता है तो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। इजराइल और पाकिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दूसरे जगह भी उन्होंने कर ली है। एक तो ये बहुत ज़रूरी बात रहती है हमारा पाकिस्तान वाला। दूसरा, अब नई चीज़ें और पैदा हो गई है। नेपाल इन दिनों में अनस्टेबल चल रहा है और वहाँ की सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंक का टेम्परेरी चलो जो इंतज़ाम किया है। एक ये बात, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह से बांग्लादेश जो हमारा बड़ा अलाई था, हमारा मित्र था, वहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी आ गई है और इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर भी नहीं है। और एक म्यांमार में भी बड़ी रोहिंग्या की समस्या है। हमारे संबंध बहुत अच्छे अब म्यांमार के साथ भी नहीं बताए जाते हैं। श्रीलंका में भी इसी तरह से सरकार लोगों ने उखाड़ के फेंक दी थी, वहाँ पर भी कोई बहुत बढ़िया इंतज़ाम नहीं है। यानी हिंदुस्तान के चारों तरफ आप देखेंगे, चारों ओर, चाहे अरब सी हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, हर तरफ हिंदुस्तान इस समय, इसके चारों तरफ दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारा गठबंधन इंडिया का साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ हमने एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम सार्क रख दिया था, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था वो आजकल कमज़ोर है क्योंकि पाकिस्तान तो है ही अड़ंगा, अफ़गानिस्तान अनस्टेबल हो गया, नेपाल के साथ दिक्कत होगी, श्रीलंका में भी दिक्कत होगी, बांग्लादेश में भी दिक्कत होगी, भूटान थोड़ा ठीक चल रहा है। ये बात छोटी है, चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, सब जगह बेसिक्स वही है। अच्छे पड़ोसियों के साथ संबंध होना आदमी को, देश को, राज्य को, सबको ताकतवर बनाता है। ये जिसको हम समावेशी कहते हैं। बार बार वही बात है, एक छोटी सी बात है, वो संदेश पूरा ही चला जाता है उसी में। जिसको मिले पड़ोसी अच्छा वो है किस्मत वाला। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ताकतवर हो, चाहे कमज़ोर हो, लेकिन अच्छे अगर पड़ोसी होते हैं। उदाहरण भी दिया जाता है, उदाहरण इन कंट्रीज़ का देते हैं आजकल, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहते हैं इनको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये कंट्रीज़ बहुत अच्छी तरह से आजकल रह रहे हैं। और यही कारण है यहाँ पर जो इंडिकेटर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं वो सबसे अच्छे हैं। हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हो गए थे और बहुत अच्छी बात है, आफ्टर द पीसफुल ट्रीटी, न्यूक्लियर डील की हमारी जो संधि हुई, ट्रीटी हुई, उसके बाद हमारे 15-20 साल बहुत अच्छे रिलेशन हो गए और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी हो गया था। लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान के ऊपर जब से हमारी झड़प हुई है, अमेरिका ने अपने संबंध खुद आगे से अच्छे नहीं रखे हुए। हम रशिया से तेल लेते हैं और तेल भी खूब ही लेते हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान होके रूट होके दूसरे कंट्रीज़ में भी तेल जाता है। नाटो के कंट्रीज़ भी हैं उनमें जो तेल जाता है। और अमेरिका ये बार बार आरोप लगाता है हिंदुस्तान के ऊपर कि इंडिया जो तेल का पैसा रशिया से देता है
उससे यूक्रेन में रशिया लोगों को मार रहा है और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत ही बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में भी काम कर रही हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, मेटा है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे। इसके अलावा मशीनरी में भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। अमेजन को एक ले लेते हैं। आपस में लेना देना इतना आसान नहीं होता कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अब इशूज़ हैं, इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इंडिया चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन लोगों ने एक क्वाड बनाया था, QUAD। ये बहुत सारे देश, ताकि टू कंट्रोल चाइना इन पैसिफिक रीजन ख़ास तौर से। और ये बहुत ही सेंसिटिव जोन हो गया है चाइना ताइवान पे कंट्रोल करना चाहता है, उसी तरह जैसे चाइना ने तिब्बत को कर दिया। ये थ्योरी है एवोल्यूशन की। स्टेट को ऑर्गेनिजम्स की तरह ही देखते हैं कि स्टेट का जन्म होता है, उसके बाद उसकी ज़रूरतें बड़ी होती जाती हैं, ग्रो करता है, और जब ग्रो करता है तो आसपास के क्षेत्रों को समाहित करने की कोशिश करता है। जिस अमेरिका भी बार बार कभी कनाडा को, कभी मैक्सिको को, कभी आइसलैंड को आंख दिखाने लग गया है कि ये अमेरिका के अंदर ही समाहित होने चाहिए, नेचुरल ज्योग्राफिकल रीजन्स मानते हैं। हमने भी गोवा को और सिक्किम को अंदर शामिल किया है। ये सभी देश इसी तरह से चाइना तिब्बत को तो ले ही गया, उसके बाद आसपास ताइवान को चाइना अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। ये फैक्टर जो पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि जो बड़ा देश है वो छोटे देश को आंख दिखाता रहता है और कोशिश तो यही करता है कि वो अंदर शामिल हो जाए। देशों का नक्शा बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे देश बने, कॉलोनी टूट गई। कॉलोनी तोड़ना भी अमेरिका को डोमिनेंस के लिए, इंग्लैंड को अंडर कंट्रोल करना था, इसलिए डीकोलोनाइज करवाया। इसी तरह से अब इस समय हिंदुस्तान के लिए नेशनल इंटीग्रिटी जिस तरह से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी तरह से आसपास चारों तरफ जो पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बर्मा है, श्रीलंका है, चाइना हमारे साथ रहता ही, हमेशा खुला ही रहता है वो प्रोग्राम। तो हमारे चारों तरफ सुलगते हुए देश हो गए हैं। और ये सुलगते हुए देश, और साथ में सार्क हमारा कमज़ोर हो गया है। क्वाड के साथ हमारे साथ वो रिलेशन नहीं रहे हैं। हम बड़ी शान से G20 के साथ भी जुड़े हुए थे। आसियान कंट्रीज़ के साथ भी वो बात हमारी नहीं रह गई जो हो जानी चाहिए थी। यानी हमको बहुत सावधानी से जियो पॉलिटिक्स को सुधारना। हिंदुस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम 5वें से चौथे तीसरे स्थान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी और पर कैपिटा इनकम भी पहले से बेटर हुई है। और यही अगर स्पीड रही, अगर हमारी 6, 7, 8% ग्रोथ रेट रही, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, चीज़ें पहले से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी तरक्की तब तक, अगर आपकी तरक्की उस समय तक स्थिर है जब तक आपकी चारों तरफ इंटरनेशनली जो नेबरहुड है उनके साथ आप बहुत अच्छे से रहना सीख जाते हैं। क्योंकि आप 1 किलोमीटर पत्थरों के ऊपर भी पैदल चल सकते हो, लेकिन अगर आपके जूते के अंदर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आ जाता है जूते के अंदर, तो आपके पाँव को काटना शुरू कर देता है।
आपका पड़ोसी इतना इम्पोर्टेंट होता है। ब्रेन के नज़दीक अगर आपके दांत में भी पेन हो जाता है तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते। नेबरहुड इज़ सो इम्पोर्टेंट। हमको अपने नेबर्स के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहिए, आना जाना और सहयोग भी बढ़ाना चाहिए। और होना तो ऐसा जैसे यूरोप कंट्रीज़ में एक ही ट्रेन से 7-8 कंट्रीज़ में ट्रेवल कर जाते हैं, इस तरह के संबंध एशिया में हो जाने चाहिए थे। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट और ख़ास तौर से वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एशिया को और अफ्रीका को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। उनके अपने स्वार्थ भी है, उनका अपना बिजनेस भी है, इन्हीं बातों के ऊपर टिका हुआ है। इंडिया और चाइना दो बहुत डेमोक्रेटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, बढ़ती हुई इकोनॉमी। अगर इनका बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ जाता, हालांकि चाइना हमारा दूसरा बड़ा पार्टनर इकोनॉमिक हो गया, लेकिन एक ट्रस्ट बिल्डिंग है वो अभी भी नहीं, विश्वास नहीं करते। पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेश के साथ भी यही हो गया, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ भी। हमारा जो ट्रस्ट है उसमें जो गैप है वो भरना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से भरे जाते हैं। एक बार विश्वास की कमी हो जाती है उसका इम्पैक्ट बहुत समय तक रहता है। इसलिए हमको अपने जितने भी नेबरहुड में हमारे साथी और सहयोगी हैं इनसे बहुत ही अच्छे संबंध रखने चाहिए। फिर एक बात बता, हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट के साथ हमारे बहुत सारे देशों के, जैसे ईरान के साथ हमारे, रसिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर रहा है, जापान के साथ हमारे संबंध काफ़ी मधुर हैं और उनके प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो बहुत चाहने लग गए हैं। हम ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे भी एक समस्या हो, बहुत सारे और देश ब्रिक्स में शामिल हो गए, 17-18 कंट्रीज और एक बात और भी कह दी कि डॉलर की बजाय वो अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। दिस वाज ए थ्रेट टू अमेरिका। अमेरिका कब चाहेगा कि उसके डॉलर जो इंटरनेशनल करेंसी में दबदबा है अमेरिका का इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में, डॉलर जो इंटरनेशनल होमोजीनियस करेंसी बना रखी है लेन देन के लिए, उसकी बजाय ब्रिक्स कंट्रीज ने ये किया था कि आपस में अपनी ही करेंसी में अगर लेन देन करें। ये एक थ्रेट थी, तो उन्होंने बार बार ब्रिक्स को वार्निंग भी देते हैं, थ्रेट भी करते हैं। और ब्रिक्स के कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, अब ईरान वगैरह भी जुड़ गए, इनको बार बार डिस्टर्ब किया जाता है क्योंकि अमेरिका इकोनॉमिक पावर है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका है, नेट के ऊपर इंटरनेट पे भी अमेरिका है, वेपनरी में भी अमेरिका है। और एक और भी बड़ी बात है, हालांकि वो बिल्कुल साइलेंटली सुनामी की तरह काम करती है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये बड़ी कमाल की है। डोमिनेंस का एक कारण ये भी है, ये भाषा का और कल्चर का भी वो बार बार दिखाते भी हैं इस तरह से। सो हमको इस समय बहुत ही समझदारी और बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा। विशेष ये इस तरह के देश हैं जो आंतरिक मामलों में भी बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं। क्या समझते हो, बांग्लादेश में जो इंस्टेबिलिटी आई, जो नेपाल में इंस्टेबिलिटी आई, श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी आई, पाकिस्तान में इमरान खान को अंदर कर रखा है, म्यांमार में जो कुछ हो रहा है, क्या इनके पीछे किसी के पीछे भी विदेशी शक्तियों का हाथ नहीं होगा? क्या एशिया के कंट्रीज़ को अनस्टेबल बनाना क्या दूसरे देशों की विदेशी पॉलिसी का एक हिस्सा नहीं होगा? दबाव भी बनाते हैं, पंजा भी करते हैं ताकि अपनी कॉलोनी को बढ़ाया जा सके, अपने प्रभाव को, प्रभुत्व को बढ़ाया जा सकते और अपने आर्थिक जो स्वार्थ है उनको पूरा किया जा सके। डिप्लोमेसी का है, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी। ये टेम्परेरी इंटरेस्ट हैं, जो भी उसको पूरा करता है उसी के साथ संबंध बना लिए जाते हैं। और ये भोग की दुनिया है
इसमें बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये बात जियोपॉलिटिक्स में इस समय हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से लागू होती है। मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। हिंदुस्तान के चारों तरफ अफ़गानिस्तान में तालिबान बैठे हुए हैं। तालिबान का मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो सकती, एक जुगाड़ बना रखा है। पाकिस्तान है ही हमारे साथ परमानेंट खाता खुला हुआ है। चाइना कभी मित्रता दिखाता है, लेकिन चाइना की नज़र हमारे दोनों क्षेत्रों में, इधर और इधर, कश्मीर वाले क्षेत्र में इन्होंने एक सड़क तो बना ही ली है ऑक्युपाइड कश्मीर में से, और ये बार बार इस क्षेत्र को, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, इसको बार बार अरुणाचल प्रदेश को डिस्टर्ब करता रहता है। बांग्लादेश में दिक्कतें हैं ही, म्यांमार में बड़ी भारी दिक्कत है, रोहिंग्या की समस्या हो गई है वहाँ, श्रीलंका अनस्टेबल हो गया। यानी हिंदुस्तान के चारों तरफ बड़ी अस्थिरता है, और ये अस्थिरता बहुत समय तक ना हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने तो ज़्यादा अच्छी है। हमको क्वाड के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, ब्रिक्स में मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, आसियान कंट्रीज़ के साथ हमको नई इबारत लिखनी पड़ेगी, यूएस और रशिया के बीच में एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। हमारे भी अपने भी इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट हैं वो पैदा हो गए हैं, और एक मजबूत देश हिंदुस्तान दिखाई देने लग गया है। हमको बहुत ही सावधानी से अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना लेने चाहिए। जय हिंद।